जय हिंद दोस्तों, मैं हूं नीरज, आप सबका दोस्त। आज मैं आप सबके लिए लेकर आया हूं भारतीय संविधान का भाग 2। इसके पहले हमने भारतीय संविधान के उद्भव और निर्माण के बारे में जाना। आज हम पढ़ने वाले हैं भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेदों को। तो भारतीय संविधान का भाग 1। भारतीय संविधान के भाग 1 में 1 से लेकर 4 तक अनुच्छेद हैं। अनुच्छेद 1। इस अनुच्छेद के अनुसार इंडिया, जो कि एक भारत है, राज्यों का संघ होगा। केंद्र सरकार या भारत सरकार। संवैधानिक तौर पर भारत के आधिकारिक तौर पर 2 नाम हैं, भारत और इंडिया। वर्तमान समय में इंडिया को भी संवैधानिक तौर पर हटा दिया गया है। भारतीय संविधान में कहीं भी हिंदुस्तान नामक शब्द का प्रयोग नहीं किया गया है। संघ नामक शब्द का सुझाव डॉक्टर अंबेडकर साहब द्वारा दिया गया था। संघ की अवधारणा के अंतर्गत राज्यों को संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है। इसका मतलब यह है कि सभी राज्य मिलकर भी संघ को खत्म नहीं कर सकते, लेकिन संघ चाहे तो राज्यों को खत्म कर सकता है। संघ का प्रदेश या क्षेत्र। सभी राज्यों के क्षेत्र, सभी केंद्र शासित प्रदेशों के क्षेत्र और क्षेत्र जो भारत सरकार द्वारा कब्जा लिया जाए, ये सब संविधान के भाग 1 के अनुच्छेद 1 के अंतर्गत आते हैं। अनुच्छेद 2। संसद के द्वारा भारत में नए राज्य की स्थापना की जा सकती है। मतलब अगर जैसे वर्तमान में 28 राज्य हैं, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, अगर नए राज्य या केंद्र शासित प्रदेश बनाना चाहें तो अनुच्छेद 2 के तहत यह प्रक्रिया अपनाई जा सकती है। अनुच्छेद 3। संसद के द्वारा किसी भी राज्य की सीमा, क्षेत्र, नाम में परिवर्तन किया जा सकता है। वर्ष 1948 में सरकार द्वारा धर आयोग की स्थापना की गई। इस आयोग द्वारा भारत में भाषाई आधार पर राज्यों के निर्माण को नकार दिया गया। इसी वर्ष मतलब वर्ष 1948 में सरकार द्वारा जेबीपी समिति की स्थापना की गई। इस समिति ने भी भाषाई आधार पर नए राज्यों के निर्माण को नकार दिया। जेबीपी जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारमैया, इन 3 लोगों की समिति बनाई गई थी। वर्ष 1953 में मतलब 5 साल पश्चात फजल अली समिति की स्थापना की गई। इस समिति ने भारत में भाषाई आधार पर नए राज्यों के निर्माण की सिफारिश की। इस समिति की सिफारिश पर एसआरसी की स्थापना की गई, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन। राज्य पुनर्गठन आयोग। देखिए, इस समिति की स्थापना की गई थी 1953 में और राज्य पुनर्गठन आयोग बना वर्ष 1956 में। भारत में 1950 के बाद नए राज्यों का निर्माण। आंध्र प्रदेश वर्ष 1953 में बना मद्रास राज्य से। आंध्र प्रदेश भारत का भाषाई आधार पर पहला राज्य बना। केरल वर्ष 1956 में त्रिवनकोर और कोच्चि से मिलकर बनाया गया। कर्नाटक 1956 मैसूरी से कर्नाटक को बनाया गया। गुजरात एवं महाराष्ट्र को वर्ष 1960 में बॉम्बे से अलग करके बनाया गया। नागालैंड वर्ष 1963 में असम से अलग करके बनाया गया। हरियाणा वर्ष 1966 में पंजाब से अलग करके बनाया गया। हिमाचल प्रदेश वर्ष 1972 में पंजाब से अलग करके बनाया गया। मेघालय को असम से अलग करके वर्ष 1972 में राज्य बनाया गया। मणिपुर एवं त्रिपुरा को नेफा से वर्ष 1972 में अलग करके राज्य बनाया गया।
नेफा का फुल फॉर्म नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एरिया मतलब उत्तर पूर्व सीमांत क्षेत्र कहलाता था नेफा। सिक्किम को नेफा से वर्ष 1975 में अलग किया गया। सिक्किम भारत का पहला सहयोगी राज्य बना मतलब एसोसिएट। मिजोरम वर्ष 1986 में नेफा से अलग हुआ। अरुणाचल प्रदेश वर्ष 1987 में नेफा से अलग हुआ। अरुणाचल प्रदेश का पुराना नाम नेफा था। गोवा को वर्ष 1987 में राज्य बनाया गया और इसमें दमन द्वीप और गोवा को सम्मिलित किया गया। छत्तीसगढ़ को वर्ष 2000 में मध्य प्रदेश से अलग कर राज्य बनाया गया। उत्तरांचल जिसे हम वर्तमान में उत्तराखंड के नाम से जानते हैं, इसे भी वर्ष 2000 में उत्तर प्रदेश से अलग कर राज्य बनाया गया और वर्ष 2007 में उत्तरांचल का नाम उत्तराखंड कर दिया गया। झारखंड को भी सन 2000 में बिहार से अलग करके जिला बनाया गया। सन 2000 से 2014 तक कोई भी नया राज्य नहीं बनाया। सन 2014 में 2 जून 2014 को आंध्र प्रदेश से अलग करके तेलंगाना को नया राज्य बनाया गया। तेलंगाना का विभाजन संसाधनों के आधार पर हुआ है। आंध्र प्रदेश राज्य की राजधानी 10 वर्ष बाद अमरावती होनी थी, लेकिन अब आंध्र प्रदेश की नई राजधानी विशाखापट्टनम है। तो संविधान के भाग 1 में पढ़ा हमने अनुच्छेद 1 से 4 तक। अब हम कवर करेंगे संविधान का भाग 2 नागरिकता अनुच्छेद 5 से 11। भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा है और इस अवधारणा को हमारे द्वारा यूके से लिया गया है। नागरिकता की परिभाषा: नागरिक उस व्यक्ति को कहा जाता है जिस व्यक्ति के पास लोकतांत्रिक एवं राजनीतिक अधिकार दोनों होते हैं। वर्ष 1955 में सरकार द्वारा भारतीय नागरिकता अधिनियम पारित किया गया। इस अधिनियम के अंतर्गत भारतीय नागरिकता हासिल करने के 5 रास्ते बताए गए हैं। पहला, जन्म के आधार पर नागरिकता। 26 जनवरी 1950 से पहले का जन्म हुआ हो, मतलब आपके पूर्वज 26 जनवरी 1950 से पहले के यहाँ के निवासी हों। वंश के आधार पर नागरिकता मिल सकती है, ये भी 26 जनवरी 1950। पंजीकरण के आधार पर नागरिकता। पंजीकरण अगर आप करवाना चाहते हैं कि आप भारत की नागरिकता हासिल करना चाहते हैं तो इसके भी 2 तरीके हैं। एक तो आप शादी कर लीजिए कि मतलब जैसे आप फीमेल हैं तो आप भारत के किसी भी पुरुष से शादी कर लीजिए तो आपको यहाँ की नागरिकता मिल जाएगी, या फिर अगर आप पुरुष हैं तो यहाँ की किसी भी लड़की से शादी कर लीजिए तो अभी आपको पंजीकरण के आधार पर नागरिकता मिल जाएगी। दूसरा तरीका यह है कि आवास के आधार पर कम से कम 7 वर्ष रेगुलर भारत में रहा हो और या फिर 10 वर्ष तक वह भारत में रहा हो। प्राकृतिकरण के आधार पर नागरिकता। इस अवधारणा के अंतर्गत कोई भी विदेशी व्यक्ति भारतीय नागरिकता के लिए प्रत्यक्ष तौर पर अर्जी डाल सकता है। किसी भी विदेश की भूमि को भारत में मिलाने के आधार पर नागरिकता। 5वां पार्ट। भारतीय नागरिकता 3 तरीक़ों से छोड़ी जा सकती है। जैसे अपन किसी देश की नागरिकता लेंगे तो अपनी भारत की नागरिकता का परित्याग हो जाएगा। तो देखो, एक तो होता है नागरिकता का परित्याग अपनी इच्छा से। दूसरा, नागरिकता की समाप्ति। नागरिकता की समाप्ति के अंतर्गत कोई भी भारतीय नागरिक अपनी इच्छा से किसी अन्य देश की नागरिकता हासिल कर ले तो भारत की नागरिकता स्वतः ही खत्म हो जाती है। जैसे अक्षय कुमार ने कनाडा की नागरिकता हासिल कर ली है तो भारत में वो एक NRI के तौर पर रह रहे हैं। नागरिकता से वंचित करना, डेप्रीविएशन। अगर कोई भी व्यक्ति देश के प्रति देशद्रोही की भावना रखता है तो उसे नागरिकता से वंचित कर सकते हैं।
तो ये है भारतीय नागरिकता को छोड़ने के 3 तरीके। संविधान का भाग 3 मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक दिए गए हैं। मौलिक अधिकारों की अवधारणा अमेरिकी संविधान से ली गई है। मौलिक अधिकारों की अवधारणा भारत में राजनीतिक लोकतंत्र को बढ़ावा देती है। यह राज्य के ऊपर नकारात्मक और सरकार के ऊपर मौलिक अधिकार न्याय योग्य प्रकृति के हैं। मौलिक अधिकार को भारत का मैग्ना कार्टा कहा गया है। मैग्ना कार्टा एक डॉक्यूमेंट था जो फंडामेंटल राइट्स के बारे में सन 1215 में इंग्लैंड में डॉक्यूमेंट प्राप्त हुआ था, मतलब बनाया गया था। वास्तविक तौर पर मौलिक अधिकार का विभाजन 7 भागों में किया गया था। समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 के अंतर्गत आता है। आज़ादी या स्वतंत्रता का अधिकार, इसके अंतर्गत अनुच्छेद 19, 20, 21, 22 4 अनुच्छेद आते हैं। शोषण के विरुद्ध अधिकार तो अनुच्छेद 23 और 24। धर्म की आज़ादी का अधिकार तो अनुच्छेद 25 से 28। सांस्कृतिक एवं शैक्षिक अधिकार अनुच्छेद 29, 30। संपत्ति के अधिकार अनुच्छेद 31 है। इसे रिप्लेस्ड कर दिया गया है, एक कानूनी अधिकार बना दिया गया है। इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 में। अनुच्छेद 32 को भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा कहा गया है। 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा दिया गया। जो अनुच्छेद 30 था, तो अनुच्छेद 30 के अंतर्गत संपत्ति का अधिकार हमारा मौलिक अधिकार था। इसे 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत हटा दिया गया है और कानूनी अधिकारों में बदल दिया गया है अनुच्छेद 300A के अंतर्गत। मतलब अब जो हमारा पहले अनुच्छेद 31 था, मौलिक अधिकार हुआ करता था, अब वह अनुच्छेद 300A के अंतर्गत कानूनी अधिकार हो गया है। जम्मू कश्मीर भारत का एकमात्र राज्य है जहां संपत्ति का अधिकार आज भी मौलिक अधिकार है। भाग 3 के महत्वपूर्ण अनुच्छेद। अनुच्छेद 12 राज्य की परिभाषा। पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेटिव और लोकल गवर्नमेंट। पार्लियामेंट के अंतर्गत प्रेसिडेंट, लोकसभा और राज्यसभा आते हैं। स्टेट गवर्नमेंट में गवर्नर, विधानसभा और विधान परिषद, मतलब लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल आते हैं। लोकल गवर्नमेंट यानी रूरल एरिया और अर्बन एरिया। रूरल एरिया के अंतर्गत पंचायत आती है, अर्बन एरिया के अंतर्गत म्यूनसिपैलिटी आती है। अनुच्छेद 13 न्यायिक पुनर्विचार की अवधारणा। न्यायिक पुनर्विचार की अवधारणा के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय द्वारा किसी भी कानून को गैर संवैधानिक घोषित किया जा सकता है। यह अवधारणा हमने अमेरिकी संविधान से ली है। अनुच्छेद 14 कानून के समक्ष समानता का अधिकार। यह अनुच्छेद भारत में कानून के शासन की स्थापना करता है। इसका मतलब यह है कि कोई भी व्यक्ति, भले ही वो राष्ट्रपति क्यों न हो, कानून से ऊपर नहीं है। कानून के शासन की अवधारणा यूके से ली गई है। अनुच्छेद 15 लिंग, जाति, धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 16 सरकारी नौकरियों में एक समान अवसर की समानता का अधिकार। यह अनुच्छेद भारत में आरक्षण को बढ़ावा देता है। अगर सबको समान दर्जा देना है, मतलब नौकरी का अवसर देना है, तो आरक्षण देना पड़ेगा। जैसे कोई निचले स्तर का है, SC ST का है, तो उसे आरक्षण देना जरूरी है। अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता या छुआछूत से निजात। अस्पृश्यता विरोध अधिनियम 1955 लाया गया था।
अनुच्छेद 18 उपाधियों से निजात, मतलब आप बिना सरकार की अनुमति के कोई भी उपाधि नहीं ले सकते हैं। आज के समय में केवल उन्हीं उपाधियों को अपना सकते हैं जो भारत सरकार के द्वारा मंजूरीकृत हों, जैसे कैप्टन, डॉक्टर, मेजर, इंजीनियर। अनुच्छेद 19 यह अनुच्छेद नागरिकों को बहुत से अधिकार प्रदान कराता है। बोलने एवं व्यक्त करने की स्वतंत्रता, भारत के किसी भी क्षेत्र में शांतिपूर्ण तरीके से एकत्रित होने की आज़ादी बिना हथियार के, मतलब आप देश के किसी भी हिस्से में एकत्रित हो सकते हैं शांतिपूर्ण तरीके से। संघ एवं संगठन बनाने का अधिकार है। भारत के किसी भी भाग में आने जाने का अधिकार आपको प्राप्त है। अनुच्छेद 19 के तहत भारत के किसी भाग में रहने, स्थापित होने का अधिकार है। कोई भी कार्य एवं व्यापार करने का अधिकार है। अनुच्छेद 20 दोहरी सजा से निजात, मतलब ऐसा नहीं है कि आपने एक अपराध किया है तो उसके लिए केंद्र सरकार भी आपको दंड दे और जब आप जेल से बाहर आएँ तो आपको राज्य सरकार भी फिर से जेल भेज दे, तो ऐसा नहीं होगा। इस अनुच्छेद के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति एक ही अपराध के लिए 2 बार सजा नहीं काटेगा। अनुच्छेद 21 जीवन की सुरक्षा एवं निजता की आज़ादी का अधिकार। यह अनुच्छेद बहुत से अधिकार प्रदान कराता है, जैसे मानव सम्मान के साथ जीवन जीने का अधिकार, जिंदा दिल जिंदगी जीने का अधिकार, निजता का अधिकार यानी आपकी प्राइवेसी। हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निजता के अधिकार को मौलिक अधिकार घोषित किया है। रैन बसेरे का अधिकार, मतलब कहीं भी जाकर रात में आप रुक सकते हैं। स्वास्थ्य सुविधाओं को प्राप्त करने का अधिकार, अपने पर्यावरण की सुरक्षा करने का अधिकार, शादी करने का अधिकार। यही अधिकार भारत में अंतर जातीय विवाहों को बढ़ावा देता है। अनुच्छेद 21 के अंतर्गत एक सब आर्टिकल भी है, अनुच्छेद 21 का। इस अनुच्छेद में शिक्षा का अधिकार दिया गया है। 86वें संविधान संशोधन 2002 के तहत शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार बना दिया गया है। इसी अनुच्छेद के तहत हमारे द्वारा संविधान में 21 का को जोड़ा गया। शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकार है 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए। अनुच्छेद 22 गिरफ्तारी एवं पूछताछ के विरुद्ध संरक्षण है। इस अनुच्छेद के अंतर्गत गिरफ्तारी का आधार जानने का अधिकार प्राप्त है। मान के चलो कोई पुलिस वाला आपके पास आता है और आपको गिरफ्तार करने के बारे में बात करता है, तो आप उसे गिरफ्तारी एवं पूछताछ के विरुद्ध संरक्षण प्राप्त कर सकते हैं। गिरफ्तारी का आधार जानने का अधिकार आपको प्राप्त है कि किस आधार पर आपको गिरफ्तार किया जा रहा है। आप पुलिस वाले के पास वारंट है या ऐसे ही आपको गिरफ्तार किया जा रहा है। इस अनुच्छेद के अंतर्गत किसी भी न्यायालय के सामने 24 घंटे के अंतर्गत पेश होने का अधिकार भी आपको प्राप्त है। मान के चलिए आपको हफ्ते के 5 दिन, मतलब शनिवार और रविवार छोड़कर किसी दिन गिरफ्तार किया जाता है, तो आपको ये अधिकार है कि आपको 24 घंटे के अंदर न्यायालय में पेश किया जाएगा। यदि ऐसा नहीं किया जाता तो आपका ये मौलिक अधिकार भंग हो जाएगा और आप आर्टिकल 32 के अंतर्गत पुलिस विभाग पर मानहानि का दावा कर सकते हैं। अवकाशों का समय शामिल नहीं किया जाता और आने जाने का समय। अब आप वो एक जानना ज़रूरी है कि अवकाशों का समय शामिल नहीं किया जाता, क्योंकि पुलिस जब भी आपको गिरफ्तार करेगी वो यही देखकर करेगी कि शनिवार को शाम को उठाएगी, ताकि रविवार का पूरा दिन आपसे अच्छी तरह से पूछताछ कर सके। और आने जाने का समय, मान के चलिए आप मध्य प्रदेश में रहते हैं और पुलिस ने आपको गिरफ्तार किया उत्तर प्रदेश से, तो आने जाने का जो समय होगा वो उस 24 घंटे में काउंट नहीं किया जाएगा। बाकी जब आप उस थाने में जहां आपको रखा गया है उस थाने में 24 घंटे से ज़्यादा आपको नहीं रखा जाएगा।
24 घंटे के अंतर्गत ही आपको अदालत में पेश किया जाएगा। अनुच्छेद 22 किसी भी विदेशी शत्रु के लिए नहीं है, जैसे अजमल कसाब, तो इसे 24 घंटे के अंदर अदालत में पेश करने के लिए कोई फोर्स नहीं कर सकता था। ये विदेशी शत्रु के लिए नहीं है, बाकी भारत में रहने वाले हर नागरिक को ये अधिकार प्राप्त है कि अगर उसे गिरफ्तार किया जा रहा है तो 24 घंटे के अंदर उसे न्यायालय के समक्ष पेश किया जाए। अनुच्छेद 23 यह अनुच्छेद दो बातों का निषेध करता है कि मानव तस्करी और बंधुआ मजदूरी। अनुच्छेद 24 यह अनुच्छेद भारत में बाल मजदूरी का निषेध करता है कि बच्चों से मजदूरी नहीं करा सकते हैं। अनुच्छेद 25 किसी भी धर्म के रीति रिवाजों को अपनाने का अधिकार आपको प्राप्त है। अनुच्छेद 25 भारत को एक पंथ निरपेक्ष राज्य घोषित करता है। अनुच्छेद 26 धर्म परिवर्तन हेतु आज़ादी का अधिकार। देखिए, अनुच्छेद 25 में कह रहा है कि किसी भी धर्म के रीति रिवाजों को अपना सकते हैं। आप हिंदू हैं तो मुसलमानों के रीति रिवाजों को, जैन, पारसी, बौद्धों के किसी भी धर्म के रीति रिवाजों को अपना सकते हैं। यह अनुच्छेद भारत को एक पंथ निरपेक्ष राज्य घोषित करता है। अनुच्छेद 26 धर्म परिवर्तन हेतु आज़ादी का अधिकार है कि आपको अपना धर्म परिवर्तन करना है तो इसके लिए भी आज़ादी का अधिकार है। अनुच्छेद 29 इस अनुच्छेद के अंतर्गत अल्पसंख्यकों की संस्कृति की सुरक्षा का अधिकार प्राप्त है। इस अधिकार की सुरक्षा करने हेतु अल्पसंख्यकों के द्वारा किसी भी शैक्षिक संस्था की स्थापना की जा सकती है। दोस्तों, आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं, अनुच्छेद 29 तक। अगली क्लास में हम करेंगे भाग 3 का अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार, जिसके तहत हम मानहानि के दावों को और जैसे गिरफ्तारी के विरुद्ध संरक्षण के बारे में जानेंगे कि क्या क्या अधिकार हमें दिए गए हैं। भाग 4 के अंतर्गत DPSP डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी के बारे में हम पढ़ेंगे। मौलिक कर्तव्यों के बारे में हम जानेंगे और संविधान का भाग 5 के अंतर्गत हम संघीय कार्यपालिका यानी राष्ट्रपति, राज्यसभा और लोकसभा का अध्ययन करेंगे।